नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका किसान तक में। मैं हूं आपके साथ संध्या मिश्र। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज खबरों में सबसे पहले बात करेंगे धान के दाम को लेकर। उसके बाद बात करेंगे हम हरियाणा की खबर का रुख करेंगे, जहां पर आपको बता दें कि चुनाव होने हैं और ऐसे में हमारे संवाददाता ओपी प्रकाश जी ने किसानों का मन टटोलने के लिए उनसे बातचीत की। उनका क्या कुछ कहना था वो आपको इस वीडियो के जरिए दिखाएंगे और साथ ही बात करेंगे हम अभिमन्यु कुहाड़ को लेकर, क्योंकि उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। जिस तरीके से एमएसपी की मांग को लेकर किसान लगातार डटे हुए हैं, अब उनका ये कहना है कि एमएसपी के बाद अब एक और आंदोलन करने की वो चेतावनी दे रहे हैं और सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा है। वो बयान भी आपको दिखाएंगे। और अगली जो खबर होगी वो शिवराज सिंह चौहान को लेकर, जहां पर आपको बता दें कि उनके द्वारा एक के बाद एक किसानों को लेकर कई तरह के ऐलान किए जा रहे हैं। अब क्या कुछ बात उनके द्वारा की गई है वो आपको सुनाएंगे और आखिर में हम बात करेंगे देश भर के मौसम को लेकर। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले धान के दाम को लेकर। ओडिशा के धान उत्पादक किसानों के लिए खुशखबरी है। प्रदेश सरकार ने धान के बढ़ा गए मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी पर ही धान खरीदने का फैसला लिया है। इस बार राज्य में 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीद की जाएगी। खास बात यह है कि इस बार सरकार ने 1 करोड़ मीट्रिक टन धान खरीदने का टारगेट सेट किया है। वहीं धान खरीद को लेकर सारी तैयारी कर ली गई है। किसानों को मंडियों में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मंडियों में खरीद प्रक्रिया को सरल बनाया जाए ताकि किसानों को अधिक से अधिक एमएसपी का लाभ मिल सके। बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार ने इस साल 1 करोड़ मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। किसानों की सुविधा के लिए मंडियों में आवश्यक व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने उपज की सुरक्षित भंडारण पर भी जोर दिया ताकि धान का एक भी दाना बर्बाद ना हो। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अभिमन्यु कुहाड़ का बड़ा ऐलान, जहां उन्होंने ये कहा कि एमएसपी के बाद शुरू होगा एक और आंदोलन। हरियाणा के खनौरी और शंभू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसान फरवरी से वहां पर डटे हुए हैं। किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ ने एक बार फिर से बड़ा ऐलान कर दिया है और एक बड़ा बयान दिया है। रिपोर्ट देखिए। और हमारे किसान भाइयों को शहीद किया गया था। उसके बाद अनेकों बार गोलियां चलाई गई। आंदोलन में किसानों को शहीद किया जाता है। 13 फरवरी से शुरू हुए आंदोलन पे हरियाणा की भाजपा सरकार ने फिर से अंधाधुंध गोलियां चलाने का काम किया। मेरे भाइयों, आपको पता है कि ये गोलियां जो पिछले 42 साल से चलाई जा रही आंदोलनकारियों पे, ये क्यों चलाई जा रही है आपको पता है? वो इसलिए चलाई जा रही है मेरे भाइयों, क्योंकि आज तक किसी गोली चलाने वाले को सजा नहीं दिया पाए। 1982 में भाइयों पहली बार हरियाणा के किसान को गोली मारकर शहीद किया था। 1982 में पहली बार। अगर उसी टाइम आंदोलनकारी खड़े होते और आंदोलन जीतने के बाद कहते कि एक लड़ाई उन गोली चलाने वालों को जेल में भेजने के लिए नहीं चलेगी और उन्हें जेल में भेज देते, तो उसके बाद कोई राजनेता, कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी आपके ऊपर गोली चलाने की हिम्मत नहीं करता। या मैं इन सारी संगठन से या हमारे अपने सारे भाइयों से एक हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं मेरे भाइयों, पंजाब वाले भाइयों से, हरियाणा वाले भाइयों से, राजस्थान वाले भाइयों से एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है। एक दिन सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की बात हो रही थी। रात के 12:30 बजे हम सिर्फ 2 व्यक्ति बैठे थे और हमारी एक बात चल रही थी कि जिस दिन एमएसपी गारंटी का आंदोलन जीत लेंगे ना, इस भाईचारे के सहयोग पर उसके तुरंत बाद इसका भी बड़ा एक आंदोलन खड़ा करा जाएगा, जिसका एकमात्र एजेंडा ये होगा जिसने गोली मार के हमारे भाई सुखकरण सिंह को शहीद करा, जिन लोगों ने प्रीतपाल सिंह को गोली में बंद करके पीटा, आज जगह उसकी हड्डी तोड़ दी, जिन लोगों ने हमारे भाई सुरेंद्र सोमरी को गोली मारी, जिन लोगों ने हमारे भाई जगदीश मेरवाल को गोली मारी, जिन लोगों ने
एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय सतर्क आंदोलन खड़ा किया जाएगा जिसमें आप सबके सहयोग की जरूरत है। और आपसे एक बार फिर पुनः निवेदन करूंगा, उन लोगों को जुड़वाने के लिए आपने देखा वीडियो में जो गोली चला है, आपने भाई कहे थे और गोली चलाए थे और गोली चला के सामने मार के कहते ना जाओ ई बाजाओ वो मंजरवार तस्वीरें हमें सोने नहीं देती। वो मंजरवार तस्वीरें 24 घंटे आंखों के सामने रखती है। जिन लोगों ने गोली चलाई हमारी अगर इस शरीर में सांस नहीं तो जिन लोगों ने गोली चलाई है चाहे धरती के किसी बिल में लुट गई हो हर बिल तक काट के जाओगे और कानून संविधान के अनुसार उन्हें सजा दिलाओगे। एक बार बता दो उन पर सजा दिलवाने की लड़ाई लड़ोगे क्यों लड़ोगे? आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। जिस तरीके से हरियाणा की सभी 90 सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान होगा, पहले यहां 1 अक्टूबर को मतदान और 4 अक्टूबर को मतगणना होनी थी, लेकिन एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हरियाणा के पानीपत जिले में हूं और ये पानीपत का इसराना विधानसभा क्षेत्र है। इसराना विधानसभा क्षेत्र का ये नौलथा गांव है और आज मैं यहाँ पे इस चौपाल पे मौजूद हूँ इस चीज़ की तस्दीक करने के लिए कि आखिर यहाँ पे किसका माहौल है, कांग्रेस और बीजेपी में कौन भारी है या आम आदमी पार्टी की कोई यहाँ पे बातचीत हो रही है नहीं हो रही है, किसान आंदोलन का क्या असर पड़ेगा और जो जवानों का मुद्दा है, ख़ास तौर पे अग्निवीरों का मुद्दा है, रोज़गार का मुद्दा है, उस पर भी कोई असर है या नहीं, इन सारे मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। क्या नाम है तब जी? धर्मवीर है जी। क्या मुद्दा रहेगा इस बार? भाई किसान का मुद्दा है यो। किसान का क्या मुद्दा रहेगा? भाई किसान आंदोलन करते बार बार, पानी की भी समस्या है, यहाँ पर नहर भर जाती है, 2-3 महीने के पैसे भरते हैं और 1 महीना चाली है, नहर बंद कर रखी है। अच्छा, हाँ। किसान आंदोलन का कोई मुद्दा है? हाँ, किसान तो मतलब परेशान है, एमएसपी पे मतलब कानून बनवाना चाहो बार बार बैठते हैं, होता नहीं। अच्छा, एमएसपी का मुद्दा है। हाँ जी। और कोई आपकी नज़र में? मुद्दे तो काफ़ी है जी यहाँ पर, बेरोजगारी वाला भी सारा जी, बेरोजगारी बच्चे की ज़्यादा है। नहीं रही। क्या नाम आपका? मेरा नाम जयपाल। क्या जयपाल? हाँ जी। क्या क्या मुद्दा है? यही मुद्दा जो आप भाई साहब ने बताया जी, ये हम तो बेरोजगार आदमी है, जिनको धंधा नहीं जी, ना कोई बच्चों को काम मिल रहा जी, कहीं ना नौकरी है ना कोई धंधा है, ना कोई हमारी संभाल है, ना बहा मारा नहीं जी क्या चीज़ में। तो सैनी ने इधर कुछ काम नहीं किया? कुछ नहीं किया जी अभी तक किसी ने। अरे तो रोज वो काम जी भर्ती इतनी कर देंगे, कभी पेपर लीक है जी, कभी बंद हाईकोर्ट बंद कर रहा, कभी कुछ करे, इनका काम हो रहा। अच्छा, सुधार की तो जी क्या नाम है तब जी? रणबीर। क्या रहेगा इस बार चुनाव में हरियाणा के? चुनाव में तो भाई हम तो कांग्रेस की वोट देंगे। नहीं, कांग्रेस को क्यों देंगे वोट? कोई वजह तो होगी। ये बटेरे तुम देख लिए, 10 साल देख लिया। 10 साल देख लिए, ये तो पलटी मारनी तो बहुत जरूरी है। पलटी मारना जरूरी हाँ, है। ये मनमर्जी का काम कर रहे हैं। कौन कौन सा जैसे काम है आपके नज़र में कि मनमर्जी का काम कर रहे हैं? भाई के बता सके हैं, ये इतने कांड होना अगरे, कुछ गिनवाइए, कुछ जनता के बताइए तो। भाई देख इतना हमने ज्ञान नहीं है, हमने इतना ज्ञान है कि जो हमने ये देखे हैं, वीडियो देखे हैं, वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया, जो ये इनके जो ये पंगे करे हैं, इनका वहाँ आज़ाद घूम रहे हैं, जिन्हें शरीफ हैं उनके लगते उतरे। किसानों का कुछ मुद्दा है किसान आंदोलन का यहाँ पे? भाई देखो, किसान के बारे में मैं खेती नहीं करता, उसके बारे में मैंने ज्ञान नहीं, लेकिन ये है कि बदलना है। हाँ, ये जरूरी बदलना। इन बतेरे दिन हो गए 10 साल, अपने मनमानी बतेरी कर ली,
जी। अब नहीं चलेगी। अब तो कांग्रेस आना बहुत जरूरी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से जुड़ी हुई है, जहां कृषि मंत्री ने किसानों से वादा किया है यूरिया और डीएपी की नहीं होने देंगे कमी और सब्सिडी भी जारी रहेगी। ये बात उन्होंने कही, सुनाते हैं वो बयान। मित्रों, यूरिया की एक बोरी आती है 2366 रुपए की। हम किसानों को उपलब्ध कराते हैं 266 रुपया में। डीएपी की एक बोरी आती है 2433 रुपए की। हम किसानों को उपलब्ध कराते हैं 1350 रुपया में। पूरी सूची है मेरे पास, उपलब्ध हम कराएंगे। लेकिन बीच में रूस और यूक्रेन वार के कारण भी, बाकी परिस्थितियों के कारण भी जो फर्टिलाइजर के जहाज थे उनको घूम के आना पड़ा, समय भी ज्यादा लगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ा। तो 2625 करोड़ रुपए का एक नया पैकेज सरकार ने दिया ताकि इस कीमत पर हम किसान को यूरिया डीएपी जैसे खाद उपलब्ध करा सकें। और कल आपने देखा होगा रबी की फसल के लिए भी 24,475 करोड़ रुपए केवल रबी के लिए, जिसमें यूरिया सम्मिलित नहीं है, कैबिनेट ने मंजूरी दी। पिछले साल 1,94,000 करोड़ रुपया फर्टिलाइजर की सब्सिडी में दिए थे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर फर्टिलाइजर के जहाज थे उनको घूम के आना पड़ा, समय भी ज्यादा लगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ा। तो 2625 करोड़ रुपए का एक नया पैकेज सरकार ने दिया ताकि इस कीमत पर हम किसान को यूरिया डीएपी जैसे खाद उपलब्ध करा सकें। अब बात कर लेते हैं देश भर के मौसम को लेकर। देश भर के मौसम में अभी भी बदलाव जारी है और ऐसे में कहा जा रहा है कि जल्द ही अब मॉनसून की जो बारिश है वो लौटती हुई नजर आ सकती है, लेकिन कुछ राज्यों में अभी भी बारिश का कहर जारी है। और ऐसे में आईएमडी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अभी भी बारिश का जो सितम है वो खत्म होने का नाम नहीं लेगा। कई जगह पर अलर्ट जारी किया गया है। तो आपको बता दें कि इस साल बारिश ने तमाम जगहों पर लोगों के लिए मुसीबत बढ़ा दी। कुछ जगह पर बारिश की वजह से उमस भरी गर्मी से निजात मिली और मौसम सुहावना हुआ, वहीं कुछ जगहों पर बारिश से तबाही मच गई है। नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग के अनुसार देश में ज्यादातर हिस्सों में अगले 4 से 5 दिनों तक भारी बारिश नहीं होगी। हालांकि अंडमान निकोबार में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है। ऐसे में आपको बता दें कि दिल्ली में अगले 5 दिनों तक कोई बारिश नहीं होगी। इस बीच मौसम साफ रहने की उम्मीद है, हालांकि आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। बीते 2-3 दिनों में हुई बारिश ने दिल्ली एनसीआर में तापमान को घटा दिया था, लेकिन आज से हम देख रहे हैं कि तापमान में बढ़ोतरी हुई है, जिससे कि लोगों को एक तरफ बारिश से तो थोड़ी निजात मिली, लेकिन थोड़ा गर्मी का एहसास भी लोगों को हो रहा है। देश के अन्य हिस्सों की बात करें तो ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना में अगले 24 घंटे में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ जगहों पर 1 या 2 बार भारी बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा बिहार, झारखंड, केरल और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भी हल्की बारिश की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश के उत्तरी तट, पूर्वी मध्य प्रदेश और कर्नाटक में भी अगले 24 घंटे में हल्की बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में अंडमान निकोबार में भारी बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में इस बीच मौसम साफ रहने की उम्मीद है, लेकिन आपको बता दें कि 22 तारीख को फिर से मौसम करवट लेगा और हल्की बूंदाबांदी होने के आसार जताए जा रहे हैं। अच्छी बूंदाबांदी हो सकती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए दोस्तों आप देखते रहिए किसान।